क्या हुआ? तू कुछ खोई खोई सी आज। मेरी बात तो सुन रही है ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ, तू बोलना। झूठ मत बोल यार, बताना क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही है। अरे यार वो शाम को लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने। अरे वाह, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पता नहीं मैं उन्हें पसंद आऊंगी या नहीं। ऐसा क्यों सोच रही है? अरे यार अगर मुझे पसंद कर लिया तो फिर दान दहेज का क्या? मेरे पापा की स्थिति तो तू जानती ही है ना। सो तो है। अच्छा सुन ना, अमर के आने का टाइम हो गया है तो मैं चलती हूँ, ठीक है? क्या बात है, तो फिर बात कुछ आगे बढ़ी क्या? हाँ आज वो मुझे लंच पर बाहर ले जा रहा है। तू देखना, उससे शादी करके मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। शहर के सबसे बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा है वो। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि इतना अमीर होने के बाद भी वो बहुत डाउन टू अर्थ है। ओए अमर सिर्फ मेरा है, समझी ना? हाँ हाँ तेरा ही है। चल अब तू जा, अपन कल मिलते हैं। ओके बाय। ये कहानी है अमृता और गरिमा की, जो कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी और बहुत अच्छी सहेलियां थी। जहां अमृता एक चुलबुली और कुछ लालची किस्म की लड़की थी, तो वहीं गरिमा बहुत ही नेक दिल और संस्कारी थी। उस दिन शाम को लड़के वाले गरिमा को देखने आए, पर उन्होंने गरिमा के पिता से इतना दहेज मांग लिया कि गरिमा ने खुद ही उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें जाने के लिए कह दिया। और फिर अगले दिन कॉलेज में, ओए कैसी है तू? अच्छा सुन ना, पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ? कल लंच के बाद ना अमर मुझे अपने घर ले गया था। बाप रे बाप, क्या घर था यार उसका, कसम से एकदम 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। उसकी माँ ने घर में ऐसी साड़ी पहन रखी थी जैसे हम पार्टियों में भी नहीं पहन पाते यार। मेरी तो भगवान से बस यही विनती है कि कैसे भी करके मेरी शादी अमर से हो जाए। वैसे शादी से याद है, तुझे देखने के लिए भी तो कोई आने वाला था ना? क्या हुआ? क्या होना था? मैं तो उन्हें पसंद आ गई, पर दहेज में 10 लाख रुपए मांगने लगे। अच्छा तो फिर क्या? मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। कहाँ से लाएंगे मेरे पापा 10 लाख रुपए? इन लोगों का मांगने में कुछ जाता है क्या? सैड यार। चल अपना ख्याल रख, मैं निकलती हूँ। इसके बाद कई महीने बीत गए और इस बीच वाकई अमर ने अमृता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तो वहीं गरिमा की भी शादी तय हो गई। और फिर एक दिन, सुन अमृता, तुझे एक खुशखबरी देनी है। मेरी शादी पक्की हो गई यार। उनका नाम गौरव है, उनकी किराने की दुकान है और पता है उनके परिवार की कोई मांग भी नहीं है। मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे। बढ़िया है ये तो। अच्छा अब मैं सुनाऊं तुझे एक गुड न्यूज। हाँ बता ना, जल्दी बता। अमर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हम कश्मीर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं। वाह यार, कितना मजा आएगा ना। अरे वाह, मुबारक हो। वैसे कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? पंडित जी ने 1 दिसंबर की तारीख निकाली है। ओहो यार, पर मेरी शादी भी उसी दिन होनी है। अबे शिट, इसका मतलब हम दोनों ही एक दूसरे की वेडिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्या यार, तेरी किस्मत ही खराब है। फ्री में कश्मीर घूमने का इतना बढ़िया चांस मिस कर दिया तूने। बस यहीं से दोनों सहेलियों के बीच पैसा दरार बन गया। कश्मीर में अमृता की शानदार शादी हुई तो गरिमा और गौरव की शादी बहुत ही सीधे साधे तरीके से हुई। तो दोनों सहेलियों का शादी के बाद मिलना भी नहीं हुआ। और फिर अमृता के घर पर, सुनो ना अमर, ये वॉशिंग मशीन कहाँ है? क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? अरे यार मुझे अपने कपड़े धोने हैं। अरे मेरी सोना, तुम अमर राठौर की बीवी हो, SN राठौर की बहू। अपने कपड़े शामू को दे दो, वो धुलवाकर प्रेस करवाकर सारे कपड़े तुम्हारे कबर्ड में भी रख देगा। तुम्हें यहाँ कोई भी काम नहीं करना है, समझी ना? अरे तो फिर मैं सारा दिन करूंगी क्या? सिंपल, मूवी देखो, पार्लर जाओ और शाम को रोमांस करो मेरे साथ। अमृता को वाकई अपने ससुराल में कोई काम नहीं करना पड़ रहा था और उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसी पैसे ने अमृता को घमंडी बना दिया था। दूसरी तरफ गरिमा अपने ससुराल में अपने सास ससुर की जी जान से सेवा करती और घर के कामों के अलावा अपने पति की दुकान में भी उसका हाथ बटाती। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत गया और फिर एक दिन बाजार में, गरिमा गरिमा, जानी पहचानी सी आवाज सुनकर गरिमा के पैर एकदम से रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लंबी सी गाड़ी के पास शॉर्ट स्कर्ट पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक लड़की उसे पुकार रही थी। गरिमा ने उसे देखते ही पहचान लिया और फिर, अमृता, कितने दिनों के बाद, कैसी है तू? अमृता ने गरिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारा। वो बेचारी सस्ती सी साड़ी में हाथ में एक थैला लिए उसके सामने खड़ी थी। फिर उसने कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? अरे कुछ नहीं, आजकल गर्मी ज्यादा है ना, बस इसीलिए। लेकिन तू तो एकदम टिप टॉप ही लग रही है यार। हाँ वो तो है,
मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा सुन, मैं घर ही जा रही थी, चल तुझे कहीं ड्रॉप कर दूं। अमृता असल में गरिमा को अपनी अमीरी दिखाना चाहती थी और फिर जाते हुए, सुन कल शाम को मेरे घर पर किटी पार्टी है, तू भी आना, इसी बहाने अमर से भी मिल लेगी। यार पर मैं कैसे? पर कुछ नहीं, तुझे पार्टी में आना ही होगा, ठीक है ना? कल शाम को मिलते हैं। और सुन यार, बुरा मत मानना, पर पार्टी में कुछ अच्छा पहन कर आना, ठीक है? अमृता ने जाते जाते बेचारी गरिमा को एक बार फिर बेइज्जत कर दिया था। घर पहुंचकर गरिमा ने जब पूरी बात अपनी सास को बताई तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, अरे छोड़ना ये सब बातें, वो तेरी सहेली है, उसने तुझे बुलाया है तो तुझे जाना चाहिए। और सुन, तू वो नीली वाली साड़ी पहन कर जाना, उसमें तू बड़ी प्यारी लगती है। जी माँ जी। गरिमा के सास ससुर उसे बहुत प्यार करते थे। फिर अगले दिन गरिमा तैयार होकर अमृता के घर पहुंच गई। शानदार घर में जबरदस्त पार्टी चल रही थी और फुल स्पीड में गाने बज रहे थे। आ गई तू? एक मिनट, स्टॉप म्यूजिक प्लीज। ये है गरिमा, मेरी क्लासमेट थी, आज मुझे बाजार में मिल गई तो मैंने इससे कहा कि आओ हमारी किटी पार्टी में, ये भी तो देखे कि हम लोग कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। क्यों, सही कहा ना? अमृता की बात गरिमा को अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब खाना लगा, गरिमा खाने से भरी प्लेट अपने लेकर वापस आने लगी, तभी एक औरत जिसने ड्रिंक की हुई थी वो लड़खड़ाते हुए गरिमा से टकरा गई और उस औरत को संभालने के चक्कर में गरिमा के हाथ से खाने की प्लेट छूट गई। सारा खाना कारपेट पर गिर गया और प्लेट भी टूट गई। अब सॉरी, आप ठीक तो हैं? ओह शिट, ये क्या किया गरिमा? ये जो प्लेट और खाना तूने वेस्ट कर दिया, इसकी कॉस्ट पता है तुझे? 3000 पर प्लेट। पूरे 70,000 का इंपोर्टेड कारपेट है ये, जिसे तूने खराब कर दिया। सच यार, किसी ने ठीक ही कहा है, औकात से बढ़कर अगर किसी को कुछ मिल जाए ना तो उसे उसकी कदर कभी हो ही नहीं सकती। अमृता की कड़वी बातें सुनकर गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। इतने अपमान के बाद भी वो कुछ नहीं बोली, बल्कि रोते हुए वहां से चली गई। और फिर कुछ दिनों के बाद उसने खुद अमृता को फोन किया। हेलो अमृता, उस दिन के लिए सॉरी यार। कोई बात नहीं, बोल क्या बात है? वो मैं चाहती हूँ कि इस दिवाली पर तू मेरे घर आए, और सुन जीजा जी को साथ लेकर जरूर आना। उस दिन उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई, देख तू आना जरूर। तू आएगी तो मैं समझूंगी तूने मुझे माफ कर दिया। हाँ ठीक है, देखूंगी मैं। गरिमा के घर जाने का अमृता का मन तो नहीं था, लेकिन अमर के जोर देने पर वो उसके साथ चली गई, जहां गरिमा की सास ने उन दोनों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। अरे आंटी जी, इसकी क्या जरूरत है? आप हमारी बहू की सहेली के पति हो, आपका सम्मान तो बनता ही है बेटा जी। आओ अब खाना खा लो। अमृता की महंगी किटी पार्टी से कहीं अलग गरिमा की गरीबी थी। उसने सबके लिए जमीन पर गद्दे बिछाए और वहीं सबके लिए खाना परोसने लगी। अमर ने तो फौरन खाना शुरू कर दिया, लेकिन अमृता बस मुंह बनाकर बैठी हुई थी। मैं नीचे नहीं बैठ सकती, वो वहां उस कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। खाने से भरी थाली लेकर अमृता जैसे ही उठी, उसके पैर आपस में ही उलझ गए और उसके हाथ से खाने से भरी थाली उछलकर वहीं पड़े बेड पर जा गिरी। और ये देखकर अमृता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो समझ गई कि जरूर अब गरिमा उससे बदला लेगी और उसे खूब खरी खोटी सुनाएगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। तुझे लगी तो नहीं, बोलना। और ये देखकर अमृता की बोलती बंद हो गई। अमृता ने फौरन हाथ जोड़कर गरिमा से कहा, मैं वाकई गिर गई थी गरिमा, पर अब संभल गई हूँ। मुझे अब जाकर समझ में आया कि असल में पैसों से ज्यादा तेरी जैसी दोस्त मिलना मेरे लिए किस्मत की बात है। रायगढ़ नाम के गांव में पूनम नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो कि बेहद ही गरीब थे। उन्हें अक्सर पूनम की शादी की चिंता सताती रहती, लेकिन कहते हैं ना कि जन्म, मृत्यु और शादी ये सब तो ऊपर से लिखा हुआ आया होता है। एक रोज उस गांव में सरकारी काम से एक सरकारी अफसर आया। उसने जब खूबसूरत पूनम को देखा तो उस पर मोहित हो बैठा और अपने मन में सोचने लगा, लोग सच ही कहते हैं, असली खूबसूरती तो गांव में ही होती है। अनुभव ने उसके मजदूर पिता से उसका हाथ मांगा और पूनम के पिता ने शादी के लिए झट से हाँ कर दी। आखिर वो कौन सा पिता है जो अपनी बेटी की सरकारी अफसर से शादी नहीं करना चाहेगा। फिर दोनों की शादी हो गई और अनुभव उसे लेकर शहर अपने घर आ गया। पहले तो उसके घर वालों ने उनका विरोध किया, लेकिन फिर बेटे की मर्जी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सही है, गरीब देवरानी आई है, अब इससे घर का सारा काम करवाया जा सकता है। गरीब घर की लड़की पूनम शादी कर अमीर ससुराल आ तो गई, लेकिन उसमें और उसकी अमीर जेठानी में काफी अंतर किया जाता था। दरअसल बड़ी बहू अंकिता की शादी में सरला देवी को खूब दान दहेज मिला था, लेकिन पूनम एक जोड़ी में ही ससुराल आई थी, जिस वजह से सरला अक्सर उसे ताने देती थी
ऐसे ही एक रोज त्योहार के वक्त अंकिता के घर से खूब सामान आया, जबकि पूनम के घर से कुछ नहीं आया। ना जाने किन कंगलों के घर ब्याह कर आया मेरा बेटा, तीज त्योहार पर भी कुछ नहीं भेजता इसका बाप। माँ जी, बाबूजी की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो इतनी दूर नहीं आ पाए। तेरे और तेरे बाप के सब बहाने जानती हूं मैं। चल जा, आप जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर, फिर बर्तन धोकर मेरे पांव दबा देना। जी माँ जी। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, हर काम बेचारी पूनम को ही करना पड़ता था, जबकि अंकिता किसी काम को हाथ नहीं लगाती। फिर एक रोज पूनम अपनी जेठानी से, दीदी मुझे अपने पिताजी को एक फोन करना है, क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ? दरअसल मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस इसीलिए तो मुझे इन गरीबों से नफरत है। यहाँ आई नहीं कि आते ही मांगना शुरू कर दिया। कोई जरूरत नहीं है उस भिखारी से बात करने की, जा अब काम कर। बेचारी पूनम रोते हुए काम पर लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने पिता की ओर ही था। फिर एक रोज उसके गांव से फोन आता है कि उसके पिता की मौत हो गई। बेचारी पूनम बचपन से माँ के बिना रही, तब से उसके पिता ने ही उसका पालन पोषण किया। दरअसल पूनम की माँ का देहांत जल्द ही हो गया था, जिस कारण पूनम अक्सर माँ के प्यार के लिए तरसती रही। वो सोचती थी कि ससुराल जाकर अपनी सास से वो प्यार पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरला देवी अक्सर उसे खरी खोटी सुनाती रहती। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सके, सिवाय उसके पति अनुभव के, लेकिन वो भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता। एक दिन अंकिता चिल्लाते हुए, अरे मेरे रूम में अभी तक कॉफी क्यों नहीं आई? ये पूनम कहाँ मर गई? माँ जी देखिए ना, अब क्या सुबह की कॉफी के लिए भी दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा? रुक, अभी बताती हूँ उस गरीब को। सरला फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर एक बाल्टी में भरती है और बेचारी पूनम के ऊपर गिरा देती है। तुझ महारानी को यहाँ बेड पर पड़े पड़े खाने को नहीं देने वाली मैं। चल खड़ी हो और उठकर घर का काम कर। वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सब ड्रामे ना कहीं और जाकर करना। चल उठ और काम पर लग जा। तुझ गरीब को मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। लेकिन तभी वहां अनुभव आ जाता है और वो अपनी पत्नी के प्रति अपनी माँ और भाभी का ऐसा बर्ताव देख गुस्से में आ जाता है। माँ, उस बेचारे की तबीयत कितनी खराब है, देखो तो वो कैसे कांप रही है, और तुम उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ मैं अपना फोन घर पर भूल गया और मुझे सारी सच्चाई पता चल गई, नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि तुम इसके साथ कैसा बर्ताव करती हो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रहूंगा। अनुभव डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। वो पूनम को इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देता है। 2 दिन बाद अनुभव पूनम को लेकर सरकारी क्वार्टर में रहने चला जाता है। अंकिता बहू तो बड़े घर की लड़की थी, इसलिए वो तो कोई काम करती नहीं, जिसकी वजह से अब सरला को ही सारा काम करना पड़ता। अब उसे अपनी गरीब बहू की अहमियत समझ आने लगी। एक रोज सरला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घर के काम करती रही और सोचने लगी, मेरी छोटी बहू जब से इस घर में आई थी तब से उसने मुझे एक काम नहीं करने दिया, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया, और एक अंकिता बहू है जिसे मेरी पड़ी ही नहीं। काम करने के बाद सरला अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई, जहां उसका बदन बुखार के मारे बुरी तरह तप रहा था। ओफो, पहले एक काम वाली घर से चली गई तो अब ये दूसरी काम वाली यहाँ बिस्तर पर बीमार पड़ गई। बहुत जोरों की भूख लगी है, एक काम करती हूँ, आज बाहर से ही अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ। अंकिता अपने कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखते हुए पिज्जा खा रही होती है, जबकि सरला अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। तभी पूनम और अनुभव वहां आ जाते हैं। माँ जी, आपको तो कितनी तेज बुखार है, सुनिए जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। पूनम तब तक सरला के सर पर पानी की पट्टियां रखती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उसे दवाई देता है। फिर पूनम उस दिन वहीं रुककर अपनी सास के लिए खाने में खिचड़ी बनाती है और साथ ही उसके हाथ पांव दबाती और समय समय पर दवाई देती, जबकि बड़ी बहू अंकिता अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती और अपने कमरे में आराम करती। सरला को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो तो हीरा निकली, और जिसे हीरा समझकर अपने सर का ताज बनाया वो तो असल में पत्थर निकली। पूनम बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ चलिए। पूनम और अनुभव सरला को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पूनम उसकी खूब सेवा करती है।
कुछ दिनों में अनुभव का प्रमोशन हो जाता है और उसे रहने के लिए एक बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिलता है जिसमें खूब नौकर चाकर होते हैं। अब गरीब बहू पूनम आराम से अपने पति के और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी, जबकि बड़ी बहू अंकिता के पति की नौकरी चली गई और उसके पिता का बिजनेस भी डूब गया, जिसके चलते अब उसे गरीबी में रहकर गुजारा करना पड़ा। साथ ही अब घर के सारे कामकाज उसी को करने पड़ रहे थे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कब वक्त का पहिया घूम जाए किसी को नहीं पता।